राजस्थान को किस चीज की जल्दी थी ये कहना तो मुश्किल है, पर गुजरात को किस चीज की जल्दी थी ये कहना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, स्पेशली तब जब वो पिछला मुकाबला हारे थे और वो ऐसा मुकाबला था जो उनको बहुत परेशान करके गया होगा। खैर, गुजरात ने हासिल करी जीत, लेकिन क्योंकि अब सुपर सैटरडे और सुपर संडे आने वाला है, वीकेंड के अंदर आने वाले हैं, तो होंगे 4 मुकाबले। 4 में से आप डिवाइड कर दीजिए 2 दिन, तो होंगे 2 मुकाबले। वो कौन से मुकाबले होंगे उस पर भी बात करेंगे और गुजरात की जीत भी सेलिब्रेट करेंगे। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और पहले बात करते हैं कि जब राजस्थान बल्लेबाजी करने आई थी, बैटिंग करने का फैसला किया था संजू सैमसन ने, तो उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि हम एक अच्छा स्कोर बनाएंगे, और बनाना भी चाहिए था। पिछली बार जब जयपुर के अंदर मुकाबला हुआ था ना, तो थोड़ी पिच ड्राई दिख रही थी, थोड़ी स्किडी थी, और सवाई मानसिंह पे स्किड करती है गेंद। लेकिन जो ये पिच जब गुजरात के विरुद्ध खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अच्छा उछाल है, अच्छी बैटिंग पिच है, और जो फैसला है ना बहुत बढ़िया है, खास तौर पर चेस करने से ज्यादा रन्स बोर्ड पे डालेगा। और इनफैक्ट अब ट्रेंड ये भी रहेगा, राजस्थान का तो एक ट्रेंड है थोड़ा बहुत पिछले कुछ समय से, कि अगर आप टॉस जीते तो पहले बैटिंग कर लीजिए। इनफैक्ट कुछ टीमों का भी है। अच्छा ट्रेंड है, बहुत अच्छा ट्रेंड है कि आप रन्स बोर्ड पे डालते। लेकिन जब यशस्वी रनआउट हुए ना, तब लगा कि क्या गलत है, कैसे सोच चल रही है इस मुकाबले के अंदर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन आपका डिसीजन मेकिंग जहां गलत होता है ना, वहां टीम पे बहुत ज्यादा खराब फर्क पड़ता है, और वो खराब फर्क पड़ा भी। खैर, राजस्थान ने तो रन्स बिल्कुल नहीं बनाए, लेकिन सामने से जब गुजरात की गेंदबाजी आई ना, तो आप वहां से उनकी तारीफ करनी जरूरी है। राशिद खान पिछले मुकाबले में एक फॉरगेटफुल मुकाबला था राशिद का पिछला मुकाबला, लेकिन इस मुकाबले में वापसी करी, विकेटें इनको भी मिली 3। सामने से नूर अहमद जो अगेन हर आउटिंग के साथ, और वो सेलिब्रेशन भी दिखती है ना, जब राशिद उनको सेलिब्रेट करके मुबारकबाद देते हैं कि आपने विकेट लिए, तो वो दिख रहा है कि किस तरीके से नूर अहमद भी कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। चेस के अंदर आने के बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा था ना कि गुजरात को कुछ भी समय वेस्ट करना है, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि 13 से 14 ओवर के बीच में ही वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए था, और हुआ भी सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने भविष्यवाणी की थी, इस वजह से कि जब शुभमन गिल फील्डिंग नहीं करेंगे ना, तो बैटिंग के अंदर आके वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते रन्स बनाने का। जल्दी आउट हो गए उनके हिसाब से, लेकिन मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। रिद्धिमान साहब पिछले मुकाबले में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इस मुकाबले में एक साझेदारी कप्तान के साथ बनाई ना, और वही कप्तान हार्दिक जिस तरीके से खेल रहे थे, लग रहा था कि ही मीन्स बिजनेस। नेट रन रेट पे तो फर्क पड़ेगा ही, पर वो जो 2 पॉइंट देखिए गुजरात ने जब पिछले मैच में गवाए थे ना, तो वो बहुत चुभी होगी। इस मुकाबले में वो फील नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं कि इतना जल्दी और वन साइडेड मुकाबला गुजरात अपने फेवर में कर गई। अब आने वाले हैं 2 मुकाबले, और 2 मुकाबले में पहला मुकाबला तो बड़ा है, वो है चेन्नई और मुंबई का, जो कि चेन्नई से आएगा। पिछली बार चेन्नई जब अपने मैदान में खेली थी तो बहुत कुछ हुआ था, क्या कुछ हुआ था कोई बात नहीं अगर आपको याद ना हो, लेकिन पिछला मुकाबला जब चेन्नई खेली थी वो घर से बाहर खेली थी। तो ठीक है, चलिए इस मुकाबले बात करते हैं, चेन्नई और मुंबई की बात करते हैं पहले, कि मुंबई जब बाहर से जीती हुई आई है, अभी पिछला मुकाबला पंजाब के विरुद्ध जीती थी, और चेन्नई अपना पिछला मुकाबला हारी थी, घर के अंदर ही हारी थी। तो चलिए वहां से क्या सीखने को मिलेगा। एक चीज है जो चेन्नई बहुत जल्दी ठीक करने चाहेगी, वो है गेंदबाजी, वो है फास्ट बॉलिंग। दीपक चहर आ जरूर गए हैं लाइनअप के अंदर, लेकिन ऑफकोर्स मैच प्रैक्टिस नहीं है तो समय लगेगा। पिछले मुकाबले में महंगे साबित हुए थे, सफलता नहीं मिली थी, लेकिन क्या उनके अलावा कोई बदलाव देखने को मिलेगा? मिलना चाहिए, क्योंकि एक अतिरिक्त गेंदबाज जो है ना, स्पिनर के रूप में खिला सकते हैं। वैसे अब क्योंकि दीपक चहर है तो कहीं ना कहीं बाकी आप सोचेंगे कि स्पिनर्स भी हो, अगर पाथिराना गेंदबाजी कर रहे हैं या तीक्षाना और जडेजा गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना फिर भी मुझे लगता है स्पिन कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन फास्ट बॉलिंग अभी भी सेटल्ड नहीं है चेन्नई की। और सामने जो टीम है ना वो है मुंबई, वहां बल्लेबाजी बहुत बढ़िया सेटल्ड है। रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बाकी है, बाकी तो आप गिनते जाइए, ईशान किशन, कैमरॉन ग्रीन, टिम डेविड, सूर्य कुमार यादव, आप बल्लेबाजी गिनते जाइए, तो सामने का बल्लेबाजी क्रम बहुत स्ट्रांग है, और वही वीक लिंक दिखता है चेन्नई का। लेकिन चेन्नई की बैटिंग घर के अंदर अच्छी है, शिवम दुबे फॉर्म में है, डेवन कॉनवे और ऋतुराज फॉर्म जरूर बरकरार रखते हैं, लेकिन इस समय मुंबई की बल्लेबाजी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है दैन चेन्नई की गेंदबाजी। और चेन्नई की बल्लेबाजी घर के अंदर क्या मैच कर सकेगी मुंबई की गेंदबाजी को, क्योंकि मुंबई की गेंदबाजी भी एक वीक लिंक है। पीयूष चावला अकेले एक ऐसे गेंदबाज हैं जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन सामने से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में ना तो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में। है मदद लेकिन ज्यादा नहीं। तो क्या ऋतिक शौकीन वापस आ सकते हैं इस लाइनअप के अंदर?
कुमार कार्तिकेयन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो पिछला मुकाबला भी खेले थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद एक ऑफ स्पिनर ऋतिक शौकीन वापस इस लाइनअप के अंदर आ सकते हैं देन अनदर फास्ट बॉलर। ये डिसीजन तो रोहित शर्मा का है। आपको क्या लगता है? आप अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ये जरूर बताइए कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, चेन्नई या मुंबई? आप पीले की तरफ हैं या नीले की तरफ हैं, बताइए। चलिए, दूसरा मुकाबला दिल्ली से आएगा। दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली का टीम खेलेगी और वो इस समय कॉन्फिडेंट होगी क्योंकि पिछला मुकाबला भाई जीते थे, गुजरात के विरुद्ध जीते थे, लेकिन सामने जो है ना वो है बैंगलोर की टीम। अब पिछली बार जब बैंगलोर खेली थी तो बहुत कुछ हुआ था मैच के अंदर भी मैच के बाहर भी, लेकिन हम उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो बैंगलोर लो स्कोरिंग मुकाबला था जिसमें विराट कोहली ने 50 बनाए थे और वो जीती थी क्योंकि दिल्ली की बैटिंग तो चली ही नहीं थी। अब ये एक और कंसर्न है कि आप दिल्ली की बैटिंग सॉल्व करें या बॉलिंग सॉल्व करें, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज दिख रही है कि बॉलिंग में तो चलिए पिछले मुकाबले में ईशांत शर्मा ने बहुत अच्छा स्पेल डाला था, बॉलिंग आनरिक नौकिया हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं, तो अनडाउटेडली थोड़ा स्ट्रॉन्गर पोजीशन थे। लेकिन बैटिंग, अब डेविड वार्नर आउट होते हैं, अक्षर पटेल आ जाते हैं, अक्षर पटेल आउट होते हैं, फिर आप ढूंढते हैं कि अगला खिलाड़ी कौन होगा जो रन करेगा। सो वो एक समस्या है और वो कंसिस्टेंट समस्या रही है। और सामने जब बैंगलोर की तरफ देखेंगे तो मोहम्मद सिराज, वाह भाई वाह, क्या बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। मेरे को तो हमेशा मोहम्मद सिराज और करण शर्मा दिखते हैं। मैं खुश हूं कि करण शर्मा को पिछले मुकाबले में मौका मिला था क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट भी अच्छा शुरू किया था, फिर उनको बाहर बैठना पड़ा क्योंकि हसरंगा था, लेकिन अब दोनों खेलते हैं और दिल्ली में भी मुझे लगता है दोनों ही खेलेंगे क्योंकि खेलना बनता भी है। लेकिन बल्लेबाजी ना अभी भी वो तीन फैफ डु प्लेसी, विराट और ग्लेन मैक्सवेल के इर्द गिर्द घूमती है। कहीं ना कहीं महिपाल लोमरोर अगर रन करें, शहबाज अहमद का अभी तक टूर्नामेंट थोड़ा फीका गया है, लेकिन उनके पिछले कुछ 2-2.5 साल बहुत अच्छे गए हैं। तो एक आध समय आता है जब बल्लेबाजी अच्छी नहीं होती बल्लेबाज के तौर पे। तो ये कंसर्न्स हैं। अब कंसर्न सबसे बड़ा ये रहेगा कि शाम का मुकाबला है दिल्ली में, अभी पिछले कुछ दिनों से हो रही है बारिश, कितना पिच प्रिपेयर हुई होगी, कितना अच्छा पिच खेलेगा, क्या सूखा खेलेगा या थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है ना देखने की हैं, जो मुझे लगता है टॉस पे दिख जाएंगी। मैं टॉस पे नहीं हूं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि पिच कौन सी है, लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो हवा है पिछले कुछ दिनों से वो ठंडी है, वो कहीं ना कहीं गेंदबाजों को मदद करेगी। बॉलिंग बैटिंग क्या पसंद करेंगे चेस करना, जो भी कप्तान टॉस जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना मुझे फिर लगता है कि दिल्ली के पास एक आउटसाइड मौका है अपने घर पे मैच जीतने का। जीतना भी चाहिए क्योंकि वो जो अंक तालिका है ना उस पर जब आप नजर डालोगे तो देखेंगे कि गुजरात तो सबसे ऊपर है क्योंकि वो मैचेस जीतते हुए आई है और पिछला मैच भी जीता तो 14 पॉइंट पे सबसे ऊपर है, लेकिन वो गुजरात बहुत आगे है। लेकिन अगर आप पीछे सबसे नीचे देखेंगे तो दिल्ली अभी भी बहुत नीचे है और बहुत सारी टीमें हैं दिल्ली और गुजरात के बीच में। लेकिन क्योंकि हम टूर्नामेंट में एक्साइटमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग फील करें कि अभी दे आर इन विद अ चांस टू मेकिंग इट टू द प्लेऑफ्स। बैंगलोर के पास तो है, अगर मौका जीतेगी तो फिर अंक तालिका में ऊपर चली जाएगी, लेकिन हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। भाई दिल्ली जो पीछे रहता है ना थोड़ा, हम उनको इनकरेज करते हैं और ये काम है हमारा इनकरेज करने का। आप किसको इनकरेज कर रहे हैं और आप कौन सी साइड पे बैठे हैं, दिल्ली या बैंगलोर? आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है इस मैच में, जरूर बताइए, क्योंकि उसके बाद जब आप और हम मिलेंगे ना तो ये 2 मैचों की चर्चा तो करेंगे और फिर आने वाले 2 मैचों की चर्चा भी करेंगे। कहाँ? यही डिफरेंट स्ट्रोक्स पर।